ये था आखिरी एमसीक्यू। होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने हर एक एमसीक्यू को डिटेल्ड तरीके से विद कैलकुलेशंस समझा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स कैबिन। सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर पब्लिश कर दिया है 2023 में होने वाले एग्जाम का। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी के सैंपल क्वेश्चन पेपर के तमाम एमसीक्यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन मार्किंग स्कीम में गिवन है, सॉल्यूशन आ चुका है, बट जो एमसीक्यूज उनका डायरेक्ट आंसर गिवन है, एक्सप्लेनेशन को तो नामो निशान नहीं है। तो आज मैं हर एक एमसीक्यू को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक एमसीक्यू में अटके हुए तो आप टाइम स्टैम्प के थ्रू डायरेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। नव्या एंड राधे पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:1। श्रेया वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। श्रेया नाम की न्यू पार्टनर एडमिट हो रही है 1/5 शेयर के लिए। एंड श्रेया वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ऑब्वियसली बात है, कभी कभी पार्टनर अपने गुडविल का पैसा इन कैश नहीं ला पाता है, तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। और अगर आप इस एंट्री को ध्यान से देखें तो एक बात आपको समझ में आएगी कि श्रेया ने जो अपना पैसा गुडविल का नहीं ला पाई तो पार्टनर्स क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट से वो पैसा काट लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं इन्होंने श्रेया के खाते से 24,000 रुपए काट लिए हैं और नव्या को चले गए हैं 8,000 और राधे को चले गए हैं 16,000। बात थोड़ी ध्यान से समझना, यहां पर जो गुडविल का पैसा रहता है वो ओल्ड पार्टनर को किस रेशो में जाता है? ऑब्वियसली बात है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। मतलब जो पार्टनर जितना हिस्सा सैक्रिफाइस करता है उसी के हिसाब से गुडविल वो मांगता है, राइट। तो यहां पर आपको बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि जिस 1/5 शेयर के लिए श्रेया एडमिट हो रही है वो 1/5 शेयर नव्या और राधे द्वारा सैक्रिफाइस किया गया होगा किस रेशो में? 8,000:16,000, मतलब 1:2 में। मतलब अगर मुझे ये जानना है कि नाव्या ने कितना सैक्रिफाइस किया तो मैं बोलूंगा नाव्या ने 1/5 का 1/3 दिया और जो राधे है उसने 1/5 का 2/3 दिया। कैसे बोलूंगा मैं? क्यों बोला मैंने? इसलिए बोला क्योंकि 1/5 शेयर जो कि श्रेया एक्वायर कर रही है, ऑब्वियसली बात है नाव्या और राधे ने सैक्रिफाइस किया होगा और किया होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और ऑब्वियसली बात है, तो मैंने क्या किया, जो शेयर्स को चाहिए वो मैंने 1/3 नाव्या दे रही है और राधे 2/3 दे रहा है। ऐसे करके मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा पार्टनर कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां पर आ जाएगा 1/15 और यहां पर आ जाएगा 2/15। ये क्या है? दिस इज सैक्रिफाइसिंग शेयर। और अगर मुझे न्यू रेशो निकालना तो मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली बात है, ओल्ड में से अगर मैं सैक्रिफाइसिंग माइनस कर दूं तो न्यू निकल जाएगा। तो बेसिकली 3/4 माइनस मैं क्या करूंगा, 1/15 दे रही है नाव्या और ऐसे ही 1/4 में से मैं माइनस करूंगा 2/15 जो कि दे रहा है राधे, राइट। तो यहां पर आ जाएगा एलसीएम 60। ठीक, तो अगर मैं यहां पर करूं तो ये होगा 15 3 45 माइनस 4 1 4, तो यहां पर आ गया 41/60। ऐसे ही 15 माइनस 8 होगा तो ये आ जाएगा आपका 7/60। तो अगर आप ध्यान से देख पाए तो 41 और 7 वाला कौन सा है? ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असर्शन रीजन का सवाल है, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। असर्शन कहता है कि कमीशन जो पार्टनर को दिया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, तो पहली गलत लग रहा है। अब रीजन की बात करते हैं, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू प्रोवाइड इट एट फिक्स्ड रेट। वाह, चलो रेट का तो मान लिया, कोई रेट होगा भी सही, पर दिस इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि घाटे की कंडीशन में हो या प्रॉफिट की कंडीशन में हो, फर्म हर कंडीशन पर दी जाती है। लेकिन कमीशन जो पार्टनर को दिया जाता है वो सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन पे देते हैं। तो यहां पर सेशन भी गलत है, रीजन भी गलत है। सो द राइट आंसर इज सी। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। अब है थर्ड क्वेश्चन, अ शेयर जिसकी कीमत थी कितनी? 10 रुपए, इशू एट प्रीमियम, मतलब 10 रुपए का जो शेयर था वो इशू किया गया 4 रुपए की प्रीमियम पर, आउट ऑफ विच 7 रुपीज इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम वॉज कॉल्ड अप। अब बात ध्यान से समझना, जो कंपनी होती है वो पार्टनर से शेयर का पैसा बुलवाती है, वो शेयर होल्डर से शेयर का पैसा बुलवाती है, राइट। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इतने में से 7 रुपए क्या है? कॉल्ड अप है। अब ये जो 7 रुपए कॉल्ड अप है इसमें से 1 रुपए प्रीमियम है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 6 रुपए फेस वैल्यू कॉल्ड अप है और 1 रुपए प्रीमियम कॉल्ड अप है। ठीक, मतलब अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं, फेस वैल्यू कितनी कॉल्ड अप होगी? 6 रुपए, क्योंकि टोटल साथ में 1 रुपए तो प्रीमियम है।
अब आगे क्या बोल रहे क्वेश्चन में कि द अनकॉल्ड कैपिटल विल बी, सीधी सी बात है भाया, फेस वैल्यू अगर आपकी 10 रुपए की थी और सिर्फ 6 रुपए बुलवाए गए हैं तो कितने रुपए नहीं बुलवाए गए फेस वैल्यू के? 4। 10 में से 6 बुलवा लिए, 4 नहीं बुलवाए, तो द राइट आंसर इज बी। अब इसका और वाला क्वेश्चन करें तो व्हाइल इशूइंग डैश टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी, डज नॉट रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इश्यू ऑफ सच डिबेंचर्स। ऐसा कौन सा टाइप होता है डिबेंचर का जिसके अंतर्गत जो कंपनी रहती है वो उसमें नहीं रहती कि भाई हमें पैसा वापस करना है डिबेंचर्स का, ठीक है, तो वो होता है नॉन रिडीमेबल डिबेंचर की, जिनको रीपेमेंट रिडीम नहीं करना। तो इसका आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समीक्षा, अर्शिया और दिव्या पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2:5:3, मतलब चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है। उनकी बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, डेबिट बैलेंस शो हो रहा है कितने का 50,000 रुपए का, काय का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो हम कह सकते हैं कि 50,000 रुपए का एक लॉस है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। आगे एंड अ बैलेंस ऑफ ₹40,000 इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कंपनी फर्म के पास एक IFF भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 40,000 रुपए का, ठीक। आगे द मार्केट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज 30,000। मार्केट वैल्यू गिवन है इन्वेस्टमेंट की कितनी 30,000 अगेंस्ट द बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000, मतलब बुक वैल्यू गिवन है कितनी 50,000। आगे क्या बोल रहे हैं पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट एंड पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इट। तो इसका मतलब ध्यान से समझना, यहां पर जो पार्टनर्स है वो नहीं चाहते कि वो अपने IFF को तब्दील करें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो डेबिट बैलेंस है उसको छेड़ें, कोई भी वैल्यू में बदलाव नहीं चाहते। तो बेसिकली इस कंडीशन पे क्या होता है, इस कंडीशन पे जो भी वैल्यू से प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 50,000 रुपए का एक लॉस है, ठीक। साथ ही साथ 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया 30,000 रुपए का, तो मैं क्या कह सकता हूं कितने का घाटा हुआ मुझे 20,000 रुपए का। अब ये जो घाटा है वो क्या है इन्वेस्टमेंट का है, तो इसको रिकवर करने के लिए मैं किसके पास जाऊंगा IFR के पास जाऊंगा कि भैया रिकवर कर लो। तो 40,000 रुपए का जो IFR है या IFF है मेरे पास सफिशिएंट है, ठीक, जिसमें से मैं 20,000 का लॉस रिकवर कर लूंगा। तो अब 40,000 के IFF में से मैंने 20,000 का लॉस रिकवर कर लिया, अभी IFF में कितने रुपए बचे 20,000, तो मैं यहां पर 20,000 रुपए और ऐड कर दूंगा, ठीक। ऐसे करके अगर नेट देखा जाए तो हमारे बिजनेस के पास, हमारी फर्म के पास 30,000 रुपए का ऐसा लॉस है जिसको नॉर्मली बांटा जाता था पर फर्म इस बार नहीं बांटना चाह रही है। तो ये जो 30,000 रुपए का ट्रीटमेंट होगा ये गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मुझे इतना पता चल गया कि 30,000 का हिसाब करना है। क्वेश्चन में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे समीक्षा का गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है तो मैं ओल्ड माइनस न्यू करूंगा, 5/10 माइनस 2/10। ऐसे अर्शिया के लिए उसका ओल्ड कितना है 3/10 माइनस न्यू 5/10। ऐसी लास्ट वाली दिव्या का 2/10 माइनस 3/10। ऐसे में निकल जाएगा कि कितना किसने सैक्रिफाइस या गेन किया। अगर आप देखें तो 3/10 आया इसका, माइनस 2/10 आया इसका और माइनस 1/10 आया इसका। तो ध्यान रखिए समीक्षा जिसका पॉजिटिव में आ रहा है दैट मीन समीक्षा इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मतलब समीक्षा सैक्रिफाइस कर रही है और गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहे हैं अर्शिया और दिव्या। अब थोड़ी सी बात ध्यान से समझना, देखो अक्सर पता है क्या होता है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है वो क्या बोलता है, मुझे मेरे प्रॉफिट का हिस्सा दे दो, ठीक है, मेरी एफर्ट्स का प्रॉफिट है मुझे दे दो, प्रॉफिट है मुझे दे दो, प्रॉफिट है मुझे दे दो। अब गेनिंग पार्टनर देखो प्रॉफिट था, जब भी प्रॉफिट था इसलिए इसको पैसा मिलता था, लेकिन अभी क्या है 30,000 का लॉस है, अभी अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है, माइनस 30,000 हमें ट्रीट करने, ठीक है। तो जो 30,000 का लॉस होगा अब गेनिंग पार्टनर बोलेंगे बेटा तुझे प्रॉफिट चाहिए होता था ना, अब तेरे को लॉस हो रहा है, तेरी एफर्ट्स का लॉस है, हम काय को ले, तू हमें वो पैसा देगा, हमको लॉस का पैसा दे। जब हर बार प्रॉफिट होता था तो तुझे पैसा मिलता था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलता था, इस बार लॉस की कंडीशन है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पैसा देगा, ठीक है। तो यहां पर जो समीक्षा है वो पैसे देगी 9,000। तो सीधी सी बात है ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं क्योंकि इन सब में बाकी के पार्टनर्स पैसे दे रहे हैं लेकिन पहले वाले ऑप्शन में समीक्षा पैसे दे रही है। माना कि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है बट ये प्रॉफिट की कंडीशन नहीं लॉस की कंडीशन है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पैसे देगा। दिस इज द फोर्थ वन। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ के और वाले की तरफ। सोहन मोहन पार्टनर, इनका रेशियो है क्या 2:3। कैपिटल भी दी हुई है 5 लाख और 6 लाख
ऑन 1 जनवरी 1 जनवरी को सोहन और मोहन दोनों ने लोन ग्रांट किया 20,000 और 10,000 रुपए का। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा मजेदार सा सवाल है ये, ठीक है। यहां पर दोनों ने लोन ग्रांट किया, जिसमें बेसिकली क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बोर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द एंड ऑफ द ईयर। तुम्हें ये निकालना है, ये पता करना है कि पार्टनरों ने कितना घाटा झेला। ध्यान से बात समझना, घाटा झेले की बात हो रही है। आगे देखो क्या बोल रहा है, इफ अगर लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2,500, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले फर्म का घाटा कितना था 2,500। फर्म पहले से घाटे में थी, अब सीधी सी बात है इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा क्योंकि लोन लिया है फर्म ने, ठीक, पार्टनरों से। तो यहां पर ध्यान से समझो, 30,000 रुपए पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। 30,000 रुपए, ठीक, 2 20 और 10 30, 6% भाव लूंगा क्योंकि कोई इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है। साथ ही साथ 1 जनवरी को लोन दिया गया है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज यहां पर फर्म देगी। तो 3 1 जा 4 जा 20 से 20, ये यहाँ पे हो गया कितना 75 6 अगर मैं करता हूं तो इट विल बी 450, मतलब 450 रुपए का घाटा और होगा फर्म को क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है, राइट। ऐसे करके पहले से फर्म लॉस में थी तो 450 को और घाटा हो गया, फर्म कितने घाटे में पहुंच गई 2950 का लॉस जो होगा वो पार्टनर को बढ़ जाएगा इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो सीधी सी बात है भाई, बांटने की भी जरूरत नहीं है। आप देख लो कि किसका टोटल 2950 हो रहा है, रेशियो में मत अटकते रह जाना कि बांट ही नहीं देख ही रहे ना, इसका टोटल जो है वो हो रहा है कितना 2950। डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विहान और मान पार्टनर्स इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं और बैलेंस है कैपिटल का कितना 4 लाख एंड 4,65,000। अब इसमें खास बात क्या है कि बैलेंस है कब का, एज ऑन 31 मार्च 2022 का, मतलब ये जो कैपिटल है कौन सी वाली है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब आगे क्या बोला कि ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 65,000 ईच, मतलब दोनों पार्टनर ने 65,000 रुपए निकाले हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum on capital has been allowed to them। भैया ये हत्या है, ये जो अलाउड बोल दिया ना, यहां से सबसे बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है कि दे दिया है, ठीक है। कैलकुलेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ विहांस कैपिटल ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहांस गिवन दैट द डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,25,000। अगर प्रॉफिट 2,25,000 है तो तुम्हें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है विहान की। तो यार जब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में आना होता है ना तो बहुत तामझाम होते हैं। चलो बताता हूं, बेसिकली होता क्या है कि जब आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर आते हैं तो आपको कुछ चीजें ऐड और लेस करनी होती है। सबसे पहली चीज जो ऐड होती है वो होती है ड्रॉइंग, ठीक। उसके बाद जो चीज लेस होती है वो होता है प्रॉफिट का शेयर, ठीक। उसके बाद जो चीज लेस होती है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखो यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट अलाउड कर दिया गया है, दैट इज द रीजन हमें इंटरेस्ट भी घटाना पड़ रहा है क्योंकि हमें क्लोजिंग से ओपनिंग बढ़ जाना है, राइट। तो बेसिकली अगर आप विहान का कैलकुलेशन करें तो 4 लाख रुपए तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल थी, 65,000 की ड्रॉइंग आप ऐड कर दोगे। प्रॉफिट अगर आप देखो तो विहान का शेयर कितना होगा 3/5, जो कि निकलने पर आएगा 45,000 to 3 1,35,000, राइट। तो 1,35,000 हो जाएगा माइनस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो जाएगा माइनस। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है और ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ रही है, जिसको निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरूरत पड़ रही है। ये तो मुर्गी पहले है, ये अंडा वाली सीन हो गया, राइट। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर आएगा एक्स, वो वाला एक्स नहीं वो वाला एक्स। चलो आगे बढ़ते। तो बेसिकली ओपनिंग कैपिटल मुझे जाननी है तो मैं ओपनिंग कैपिटल को एक्स मान लेता हूं। अगर मैं ओपनिंग कैपिटल को एक्स मान लेता हूं तो सीधी सी बात है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो क्या होगा 10% ऑफ एक्स। 10% ऑफ एक्स तो मैं बोल सकता हूं 10/100 इंटू एक्स, ठीक। तो अगर 4 लाख में मैं 65,000 जोड़ दूं, 1,35,000 घटा दूं और 10x/100 घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल विच इज x। तो अब बात थोड़ी ध्यान से समझना, मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है। वो इक्वेशन अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये इक्वेशन मैं ऊपर एक लिख रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मुझे x निकालना है, अगर मुझे x निकालना है तो मुझे 4 लाख रुपए में से 65,000 ऐड करने होंगे, 1,35,000 माइनस करने होंगे और 10x/100 माइनस करना होगा, तब जाके मेरी x मतलब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी।
एक्स ओपनिंग कैपिटल, निकालना भी ओपनिंग कैपिटल है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं तो सीधी सी बात है मेरी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। सो लेट्स बिगिन गाइस। अगर मैं बात करूं एक्स की, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4,65,000 में से 135 अगर आप माइनस कर दोगे तो इट विल बी 3,30,000, 3,30,000 माइनस 10x अपॉन 100। मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब 10 1 और 10 100 10 जा, ठीक, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, ये कर दिया मैंने। तो अब x बराबर क्या हो गया, 3,30,000 माइनस x अपॉन 10, ये हो गया। अब बेसिकली मैं क्या करूं, ये जब पॉजिटिव में है, मतलब ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में है, और मुझे अगर इसको उस तरफ लेके जाना तो पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस x अपॉन 10 बराबर 3,30,000। अब बेसिकली अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये होगा कितना, 10x प्लस x बराबर 3,30,000, और ये अपॉन में टोटल 10 आ जाएगा, तो ये जो 10 होगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगा, ठीक। तो 11x बराबर 33 लाख, ठीक, 33 लाख हो गया। अब यहाँ पर 11 1 जा 11 3 जा, तो ये x इक्वल टू कितना जाएगा, 3 लाख। ऐसे निकलेगी भैया ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान। यहां पर हत्या सिर्फ एक थी, वो थी क्या, अलाउड टू देम, दे दिया गया है, इसलिए तुम्हें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ता, लेकिन इंटरेस्ट पता नहीं था, इसलिए हमने ओपनिंग कैपिटल को x माना और उसका इंटरेस्ट हो गया 10x अपॉन 100, राइट। इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाले और ओपनिंग कैपिटल आ गई 3 लाख। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच इज सावित्री लिमिटेड ने इशू किए हैं कितने, 50,000 8% डिवेंचर्स, 50,000 8% डिवेंचर्स इशू किए हैं, जिसकी कीमत है कितनी, 100 रुपए एक, ईच एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। मतलब यहां पर ये जो 50 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए गए ना, ये प्रीमियम पर इशू किए गए, जो कि रिडीम किए जाएंगे 10% प्रीमियम पर। आपने कंडीशन सुनी होगी कि इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम, तो वो वाली कंडीशन है। इशू भी प्रीमियम पर हुए, उसका भाव नहीं पता, लेकिन रिडीम प्रीमियम पे हुए ये पता है। अब कितने परसेंट रिडीम प्रीमियम पे हुए, 10%। मतलब जब भविष्य में आप पैसा वापस करोगे तो आप कितना पैसा वापस करोगे, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। मतलब 5 लाख रुपए वो लॉस है जो कि आप अभी मानोगे कि यार ये पैसा हमें भविष्य में देना है, तो उसको मैं कह सकता हूं ये लॉस ऑन इशू है, ठीक। आगे, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू, मतलब जब आप इस लॉस को लिख रहे थे तो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से सिर्फ 2 लाख रुपए डेबिट किए। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, अगर आपको एक बात पता होगी तो जो भी लॉस इशू का होता है सबसे पहले वो रिकवर किया जाता है एसपीआर से, लेकिन अगर आपका एसपीआर सफिशिएंट नहीं बचता है तो आप उसको लिखते हो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। ये बात आपको पता है, राइट। तो बेसिकली लॉस मेरा 5 लाख का है, और क्वेश्चन में क्या बोला कि मैंने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कितने रुपए लिखे, 2 लाख रुपए लिखे। तो भैया इसका मतलब ये है कि बाकी के 3 लाख रुपए तो मेरे एसपीआर से रिकवर हो गए होंगे, है ना। एसपीआर से रिकवर हो गए होंगे, मतलब मेरी प्रीमियम में कितना पैसा था, 3 लाख रुपए था। 3 लाख रुपए प्रीमियम में कहां से आया भैया, जब तुमने शेयर प्रीमियम पर इशू किए तभी तो आया होगा ना। और तुमने 3 लाख रुपए की प्रीमियम ले लिए 50,000 यूनिट ऑफ डिवेंचर इशू करके, तो पर डिवेंचर पर कितनी प्रीमियम ली होगी, 6 रुपया। तो 100 रुपए के डिवेंचर पर तुमने 6 रुपए प्रीमियम ली, तभी तो जाके एसपीआर में तुम्हारे 3 लाख रुपए हो गए, 50,000 इंटू 6 रुपीज पर डिवेंचर, ठीक। तो ऐसे करके तुम्हारा 6 रुपए का तुमने प्रीमियम लिया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 6% प्रीमियम जो है इज द राइट आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुर्गा लिमिटेड ने इशू किए हैं 80,000 10% डिवेंचर, जिसकी कीमत है क्या, 100 रुपए ईच। तो मैं कह सकता हूं कि 80 लाख रुपए क्या है, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, ध्यान रखें जनाब, ये जो डिवेंचर इशू किए गए डिस्काउंट पर इशू किए, डिस्काउंट पर जब इशू करते तो बोलते हैं क्या है, लॉस है। और वर टू बी रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, और वापस करेंगे तो 20% प्रीमियम और देंगे। इसका मतलब एक लॉस नहीं 2 लॉस है, ठीक है, मान लिया। तो चलो इसका लॉस तो कैलकुलेट भी हो जाएगा। 20% प्रीमियम मतलब 80 लाख का 20%, 16 लाख रुपए आप रिडेम्पशन के टाइम पर ज्यादा वापस करोगे, तो इसको तो मैं मान ही रहा हूं कि भाई हाँ ये तो लॉस है ही। आगे, एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ एसपीआर बिफोर इशूइंग दीस डिवेंचर फॉर 25 लाख रुपए। मतलब ये डिवेंचर को इशू करने से पहले कितने का लॉस, वो कितने का रिजर्व था हमारे पास, 25 लाख रुपए का एसपीआर पड़ा हुआ था। एंड जब आपने लॉस को रिटर्न ऑफ कर लिया
उसके बाद जो बैलेंस हो गया वो कितना हो गया एसपीआर का, 5 लाख हो गया। बात ध्यान से समझना, एसपीआर में 25 लाख रुपए बढ़िया मस्त मगन थे, लेकिन जैसी डिबेंचर इशू किए वो घट के कितने हो गए, 5 लाख हो गए। मतलब कहीं ना कहीं 20 लाख रुपए एसपीआर से यूज किए गए, 20 लाख रुपए एसपीआर से यूज किए गए हैं, मतलब लॉस को रिकवर करने के लिए किए गए होंगे, लेकिन लॉस तो 16 लाख रुपए का था। तो सवाल ये आता है बाकी का 4 लाख कौन सा वाला लॉस रिकवर हुआ रे, है? तो जो 4 लाख रुपए है वो कौन सा वाला लॉस होगा, डिस्काउंट वाला। वही तो पूछा है, एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दीज डिबेंचर वर इशूड। मतलब ये कि जब तुमने डिबेंचर इशू किया था तो 4 लाख रुपए का लॉस भी हुआ था। तो बहुत दिमाग लगाओ कि 80,000 डिबेंचर इशू करने पर 4 लाख रुपए का लॉस हुआ था, तो पर डिबेंचर पर तुमने कितने का लॉस झेला, 5 रुपए का। ठीक, और बेसी बात है, पर डिबेंचर 5 रुपए का लॉस, मतलब डिबेंचर इशू किए गए हैं 5 रुपए के डिस्काउंट पर, तो यहां पर हम कहेंगे डिस्काउंट का रेट कितना था, 5%। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच इज अटायर लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, पेबल एट ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया अटायर लिमिटेड द्वारा, ₹3 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट और बैलेंस, और बाकी का ₹2 कॉल पर। पब्लिक ने अप्लाई किया कुछ नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है। विच ऑफ द एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्ट्स द कंपनी टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज पर द सेबी गाइडलाइन। इसका मतलब यह है कि कंपनी को इनमें से कौन सी ऐसी एप्लीकेशन मनी मिली जिसके मिलने के बाद कंपनी रिस्ट्रिक्शन में आ गई कि वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती। तो अगर बात ऐसी आ जाती है कि कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, इसका मतलब ये है कि क्यों नहीं कर सकती, कंपनी इशू शेयर तब नहीं कर सकती जब मिनिमम एप्लीकेशन पूरे ना हुए हो। मतलब अगर कंपनी ने एप्लीकेशन पे इनवाइट किया कितने रुपए, जैसे 12,000 शेयर पे ₹3 के हिसाब से 36,000 रुपए इन्वाइट किया, तो सेबी की गाइडलाइन, मतलब सेबी का नियम ये कहता है कि भैया 90% पैसा आना चाहिए, कम से कम मिनिमम इतना तो आए। तो आप ये देख लो कि 36,000 का 90% पैसा आया क्या, तो इसका 90% अगर आप करते हैं तो ये होता है कितना, 32,400। मतलब ये कि कम से कम इतना पैसा तो आना चाहिए तभी कंपनी शेयर्स इशू कर पाएगी। तो पहले वाले ऑप्शन में इतना पैसा आया, बिल्कुल आया, दूसरे में इससे ज्यादा ही आया, चौथे में इतना ही आया। लेकिन आप कह सकते हो सीधी बात है, मिनिमम एप्लीकेशन मतलब इतना कम से कम आना चाहिए, तो इतना आता है तो भी कर सकती है। लेकिन अगर इससे कम पैसा आता है तो कंपनी अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती, और आया है अगर 30,000 रुपए आते तो कंपनी रिस्ट्रिक्शन में आ जाती कि कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर, शेयर्स इशू नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि ये 90% एप्लीकेशन मनी से कम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच इज अमय, वीना और चंद्र पार्टनर हैं एंड इनकी कैपिटल भी दी हुई है 50, 70, 80, और अमय ने डिसाइड किया है रिटायर हो रहा है, मतलब ये जो पहला वाला छोकरा है वो रिटायर हो रहा है। एंड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू द अमय ऑन हिज रिटायरमेंट। कुछ जानकारी दी है जिसके आधार पर आपको ये निकालना है कि अमय जब रिटायर हो रहा होगा तो उसको कितना पैसा पे किया जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो उसकी कैपिटल का पैसा तो देंगे ही देंगे, तो जो कि 50,000 रुपए वो तो लिख ही लिया। अब जनरल रिजर्व भी एक पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका हिस्सा भी उसको देंगे, और रेशियो तो कुछ है नहीं तो 1:1:1 मानेंगे। मतलब 75,000 रुपए में से 1/3 उसका हिस्सा होगा, तो हम कह सकते हैं जनरल रिजर्व का 2,500 रुपए उसके हिस्से का जाएगा। और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी, 30,000, उसका हिस्सा निकाल लो 1/3, तो आएगा कितना, 10,000। मतलब 10,000 उसको मिलेगा, वो मिलेगा क्या, गुडविल का। तो ये हो गया रिजर्व का पैसा, ये हो गया गुडविल का पैसा, और रीवैल्यूएशन में फायदा हुआ है 24,000 का, इसका भी 1/3 जाएगा उसको, तो 8,000 रुपए हो गया रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो ऐसे करके इतना टोटल उसको दिया जाएगा। इसका अगर हम टोटल करें तो 2, 8, 10, 10, 20, 20, 500 और 50,000 हो गया तुम्हारा 70,500। तो ऐसे करके जो पैसा पे किया जाएगा फर्म द्वारा अमय को ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट वो होगा कितना, 70,500। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ए और बी पार्टनर है, कैपिटल ए की है 3 लाख, बी की है 1 लाख। सी ने कोई पैसा नहीं लगाया
क्योंकि शायद वो पैसा नहीं ला पाता, जो भी, व्हाट द हेल, व्हाट द फक। आगे देखते हैं। सी वांट 30,000 पर एनम सैलरी। सी जो है उसको 30,000 रुपए सैलरी चाहिए। जो भी इसको पढ़ते आई डोंट नो। द डीड इज साइलेंट, मतलब जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, नहीं है। फर्म ने कमाया है 1,50,000 रुपए। तुमको ये निकालना है कि ईच पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा। वाह मस्त दोगला, यहाँ पे बात कर रहा है कैपिटल की और पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो 1.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, सीधी सी बात है, डीड नहीं है तो बराबर 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 बढ़ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। 50 50 50, तो बात ही खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आया, सो कॉल्ड हाइपोथेटिकल, आई डोंट नो मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल, बट सुनना बड़ा बढ़िया सा लग रहा है सुनने में। आगे देखते हैं। पुनीत और राजू पार्टनर है, जो कि एक क्ले टॉय, मिट्टी के खिलौने बनाने की एक फर्म है। उनकी कैपिटल है कितनी? 5 लाख पुनीत की और राजू की 10 लाख। द फर्म अलाउड पुनीत टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब जो राजू है, सॉरी पुनीत है, पुनीत को 10% का कमीशन मिल रहा है, काय पे? नेट प्रॉफिट पे। ठीक, अब जरा आते हैं, ध्यान से सुनना। पुनीत को कमीशन मिल रहा है, मानते हो? 10% मिल रहा है, ये भी मानते हो? काय पे मिल रहा है? ये भी मानोगे कि नेट प्रॉफिट पे मिल रहा है। और मिला कितना? 44,000। भैया जब 44,000 कमीशन मिल रहा है और नेट प्रॉफिट पर मिल रहा है 10%, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? 4,40,000। इसी का 10% तो 44,000 होगा ना। तो नेट प्रॉफिट पता चल गया। यहां से नेट प्रॉफिट पहले पता करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे क्या बोला है कि राजू to get a commission of 10% on the net profit after charging all commission। मतलब यहां पर राजू को भी क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा 10% का उस नेट प्रॉफिट पर जिससे सारे कमीशन घट चुके हो। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, इसको बहुत अच्छे से समझोगे तो ही काम बनेगा। मुझे क्या निकालना है इसको भी बाद में करेंगे, पहले उसका कैलकुलेशन देखें। हमें क्या निकालना है? राजू का कमीशन निकालना है। राजू का कमीशन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 10% करना पड़ेगा उस नेट प्रॉफिट का। लिखा है ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, वो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना? 4,44,000 है, सॉरी 4,40,000 है। उस नेट प्रॉफिट का 10% जिसमें से सारे कमीशन घट चुके हैं। अब सारे कमीशन का मतलब क्या होता है? एक कमीशन दिया वो तो घटेगा ही घटेगा, साथ ही साथ जो कमीशन दे रहे हो इसकी वैल्यू भी घटेगी। तो भाई सीधी सी बात है यार, हम तो कमीशन ही निकाल रहे हैं और कमीशन निकालना है काय का? 10% उस नेट प्रॉफिट का जिससे सारे कमीशन घट गए हो। तो एक कमीशन तो घटा दिया और दूसरा भी घटा दोगे। तो जो कमीशन निकाल रहे हो ना, उस कमीशन को घटाओगे तब जाके तुम्हारा 10% आएगा क्या? कमीशन। तो बेसिकली इक्वेशन बनेगी क्या? ये। एक बार फिर से समझो। तुम्हें निकालना है राजू का कमीशन, जो कि है 10% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें से सारे कमीशन घट चुके हो। तो पहला कमीशन तो 44,000 है और दूसरा कमीशन तुम निकाल रहे हो जिसको तुमने क्या बोला? एक्स बोला। तो यहां पर मैंने एक्स भी घटा दिया। ठीक, तो ऐसे करके एक्स बराबर ये हो गया तुम्हारा 10/100 और इसको अगर माइनस करते हो तो इट विल बी 3,96,000 माइनस एक्स। ठीक, तो ये 1 जा, ये हो गया 10 जा, तो ये जाएगा ऊपर, तो हो गया क्या? 10x बराबर 3,95,000 माइनस एक्स। तो ये जो एक्स है यहाँ पर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये होगा कितना? 11x बराबर 3,96,000। तो बेसिकली 11 1 जा, 11 3 जा, 11 6 जा, तो x बराबर कितना आया? 36,000। तो देखते हैं हमें क्या पूछा था? राजू का कमीशन कितना होगा? तो हम बोलेंगे 36,000। x की वैल्यू वही तो निकाल रहे थे। ठीक, तो 36,000 आ गया। अब बात करते हैं कि पुनीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कितना था? 4,40,000 का था। इसमें से आप अगर कमीशन घटा दो 80,000 रुपए का, दोनों का मिला के, तो बचेगा कितना? डिविजिबल प्रॉफिट 360। जो रेशो नहीं दिया है तो आप बराबर बराबर बांटोगे, तो पुनीत का हिस्सा कितना? हिस्से में कितना आएगा? 1,80,000। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ये बड़ा अजीब सा सवाल है, यहाँ पर ध्यान समझना। जब बात डिवीजन मतलब प्रॉफिट को बांटने की होती है तो उस टाइम पर क्या सीक्वेंस होता है? देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरी चीज ये होती है कि कभी कभी पार्टनर लोग क्या बोलते हैं फर्म को कि हम तुमको कमा के देंगे इतना पैसा, इसकी हम गारंटी देते हैं। टीएस गरेवाल के, अभी दिखा देता हूं, टीएस गरेवाल का कॉस्ट इलस्ट्रेशन नंबर लास्ट, फंडामेंटल का लास्ट इलस्ट्रेशन में ये वाली कंडीशन है जिसमें एक पार्टनर ने क्या किया था? गारंटी दिया था कि मैं
कितने कमा के दूंगा? 2 लाख रुपए कमा के दूंगा। लिखा था कि जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख रुपए, लेकिन कमा के कितना दे पाया था? 1,75 ही दे पाया था। तो फिर उसको 25,000 रुपए देने पड़े थे फर्म को। तो यहां पर सबसे पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, फिर उसके बाद पार्टनर जो गारंटी फर्म को देता है उसका हिसाब किया जाता है, इफ अगर देता है तो। फिर उसके बाद फर्म जो गारंटी देती है पार्टनर को उसका हिसाब होता है, और फिर पार्टनर अगर पार्टनर को गारंटी देता है उसका हिसाब होता है। तो स्टार्टिंग कहां से हुई? थर्ड से, देन उसके बाद सेकंड। तो ऑब्वियसली बात है थर्ड सेकंड सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये भी शेयर से रिलेटेड है। देखो जरा ध्यान से, 10,000 शेयर फोरफिट किए गए हैं, 10 रुपए का एक शेयर था। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी विच इज 3 रुपीज। मतलब 10,000 शेयर तुमने फोरफिट किए, क्यों किए? क्योंकि 10 रुपए में से 7 रुपए मिल गए थे, 3 रुपए नहीं दे रहा था ससुरा, तो 3 रुपए नहीं दे रहा था इसलिए तो फोरफिट किया। तो 7 रुपए जो मिल गए, ऐसे करके 70,000 रुपए तुमने कहां ट्रांसफर कर दिए होगे? शेयर फोरफिचर अकाउंट में। चलो खैर वो तो बात की बात है, पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। एंड ओनली 7,000 शेयर्स वर रीइश्यूड। अच्छा अब ध्यान समझना, ये 10,000 में से 7,000 शेयर जो थे वो रीइश्यू कर दिए गए, बाकी 3,000 जो शेयर थे वो रीइश्यू नहीं किए गए। ये जो 7,000 शेयर थे वे रीइश्यू कर दिए गए 11 रुपए पर शेयर पर। इनको हमने रीइश्यू कर दिया किस पे? 11 रुपए पर शेयर पर। आगे देखते हैं, then what is the amount of maximum possible discount that the company can allow at the time of reissue of the remaining 3,000 shares। मतलब जब रिमेन, ये तो इशू कर दी, जब 3,000 इशू करेगी तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकती है? बात ध्यान से समझना, कोई भी कंपनी रीइश्यू के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा उतना ही डिस्काउंट दे सकती है जितना पैसा फोरफीचर अकाउंट में पड़ा होगा उन शेयर से रिलेटेड जो रीइश्यू किए जा रहे हैं। तो इन 3,000 शेयर से रिलेटेड फोरफीचर का जो पैसा होगा उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी दे सकती है। तो 3,000 शेयर पर 7 रुपए पर शेयर आपने फोरफीचर के टाइम पर अकाउंट में ट्रांसफर किए होंगे, तो यहां पर 21,000 रुपए वो मैक्सिमम डिस्काउंट है जो कि कंपनी दे सकती है। तो 3,000 इंटू आपने 7 कर दिया। 7 क्यों किया? क्योंकि 7 वो पैसा था जो कि इन शेयर पर मिल चुका था और फोरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ था। तो आप उसी को तो यूज करते हो ना, तो आप मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकते हो। दैट इज द रीजन, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट, एसपीआर जो होता है वो किस चीज के लिए यूटिलाइज किया जाता है? नंबर 1, इशूइंग बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप इनटू द फुल्ली पेड अप। हाँ, ये क्या बात बोल रहा है? ये पता है क्या बोल रहा है? बोले अगर किसी को 10 रुपए का शेयर दिया, उसने अगर हमको 5 रुपए दिया, तो 5 रुपए हम अपनी तरफ से लगाते हैं, उस वो जो 5 रुपए हम अपनी तरफ से लगाते हैं वो पैसा एसपीआर से यूज करते हैं। घंटा 10 रुपए का शेयर बेच रहे पूरे उसी से लेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो फुल्ली पेड अप शेयर के टाइम अगर बोनस इशू करते हैं तो यूज होता है। तो ये तो आंसर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बी की अगर बात करें तो प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ध्यान से मेरी बात समझना, अभी ये टॉपिक गया है। जो लॉस होता है प्रीमियम का, मतलब आप अगर आप ध्यान से समझे तो रिडेम्पशन के टाइम पर जो प्रीमियम दी जाती है वो लॉस होता है, उस लॉस को रिकवर किया जाता है कैसे? एसपीआर से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार सी डी को भी देख लेते हैं। सी क्या कहता है कि इसका यूज किया जाता है राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। घंटा कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर बहुत सारे होते हैं, तो सारे कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर तुम एसपीआर से रिकवर नहीं कर सकते। सिर्फ सिक्योरिटीज को इशू करते दौरान जो लॉसेज होते हैं उन्हीं को आप रिकवर करते हो। ठीक है, तो सी भी नहीं हो सकता, और डिबेंचर्स बायबैक करना ये भी नहीं होता। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कहता है कि गंगा जमुना पार्टनर है, 2:1 इनका रेशो है। एडमिट हो रही है कौन? सरस्वती जी 1/5 शेयर के लिए, जिनको फ्यूचर में 1/5 शेयर मिलेगा। एडमिशन के टाइम पर जो गंगा की कैपिटल थी वो कितनी थी? 1,02,000। ठीक, और जो जमुना की कैपिटल थी वो कितनी थी? 73,000। दोनों की कैपिटल गिवन है। सरस्वती ने 25,000 रुपए लाए गुडविल के। गुडविल के कितने रुपए लाए गए? 25,000 रुपए लाए गए। तुम्हें निकालना है कि सरस्वती जी ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा कैपिटल के नाम पर। अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है तो मतलब यहां पर तुम्हें ये निकालना है कि अगर सरस्वती जी कैपिटल ला रही हैं फर्म की कैपिटल के हिसाब से तो कितनी कैपिटल लेकर आएंगी। तो सबसे पहले फर्म की कैपिटल निकालते हैं। फर्म की कैपिटल निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ
रिमेनिंग पार्टनर मतलब कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक, तो एक की कैपिटल इतनी है, दूसरे की इतनी है। अब सीधी सी बात है, तो स्टार्टिंग की है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब गुडविल का पैसा ऐड करने के बाद। तो ये कौन सी कैपिटल होगी? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अगर आप इसका टोटल करते हो तो कितना होगा? 2 लाख। तो ये 2 लाख रुपए क्या है? गंगा और जमुना की कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक, हमको निकालना क्या, वो सुनो, फर्म की कैपिटल निकालनी है। फर्म की कैपिटल अगर आपको निकालनी है और आप गंगा जमुना की कैपिटल का यूज कर रहे हो, तो आप इन्हीं के शेयर का रेसिप्रोकल लगाओगे। ठीक, जब आप 1/5 शेयर किसको दे रहे हो? न्यू पार्टनर को दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है रिमेनिंग का कितना होगा? 4/5 होगा ना, गंगा जमुना का मिला के। तो 5/4 मतलब इनके कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल लग जाएगा, और ऐसे करके जो फर्म का कैपिटल आएगा वो आएगा कितना? 2.5 लाख रुपए। और इसमें जो सरस्वती जी होंगी वो अपना शेयर ला देंगी। तो 1/5 इसका अगर आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 50,000। दिस इज द कैपिटल ब्रिंग बाय सरस्वती जी। ठीक है, तो बेसिकली 50,000 सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला वाला कहता है कि ग्रीन और ऑरेंज पार्टनर है। ग्रीन ने विड्रॉ किया है एक फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की शुरुआत पे एक फिक्स्ड अमाउंट निकाला जा रहा था, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था? 8% पर एनम का। ठीक है, आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ग्रीन्स ड्रॉइंग अमाउंटेड टू 2600। मतलब यहां पर बात क्या है? इंटरेस्ट गिवन है कितना? 2600। आगे देखो क्या बोल रहा है, मंथली ड्रॉइंग ऑफ ग्रीन्स वर। वाह, इस सवाल में इंटरेस्ट गिवन है, तुम्हें निकालना है ड्रॉइंग कितनी होगी। तो बस कहानी इतनी सी कि इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? इंटरेस्ट बराबर टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एपी अपॉन 12। तो बस पुट कर दो। 2600 तुम्हारा इंटरेस्ट है, टोटल ड्रॉइंग तुम्हें निकालनी है तो उसको टीडी लिख दो, गुणित रेट कितना दिया है? 8% का दिया है, गुणित एपी कितना लगेगा भैया? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला जा रहा है पैसा। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट 1/2, तो ये होगा 13/2 6.5, 6.5 लगेगा एपी अपॉन 12। तो ऐसे करके अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका टीडी बराबर आएगा कितना? 60,000। अब ये जो 60,000 ये टोटल ड्रॉइंग है, इसको बी मत कर देना, ये टोटल ड्रॉइंग है। पूछा क्या? मंथली। तो टोटल में से अगर आप डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो जो 5,000 आएगा, दिस विल बी द आंसर। ये होगी मंथली ड्रॉइंग। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिरधर एक पार्टनर था जिसने निकाला है 5,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की स्टार्टिंग पर 5,000 रुपए निकाले जा रहे थे, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज कितना है? 1,500 रुपए। वाह, ड्रॉइंग भी दी है, इंटरेस्ट भी दिया है। आगे देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। वेरी गुड, हत्या है इसमें, थोड़ा ध्यान से समझना। इंटरेस्ट अगर निकालना होता है तो टोटल ड्रॉइंग पर आप क्या करते हो? रेट अपॉन 100 करते हो, गुणित आप एपी अपॉन 12 करते हो। ठीक, इस बार इंटरेस्ट गिवन है कितना? 1,500। टोटल ड्रॉइंग कितनी गिवन है? 5,000 रुपए ईच क्वार्टर, मतलब 4 का गुणा कर दो तो कितनी आ जाएगी? 20,000 रुपए टोटल ड्रॉइंग आ जाएगी। गुणित रेट निकालना है जनाब, तो रेट को रेट लिख रहे हैं, अपॉन 100 कर दो, गुणित एपी कितना लगेगा? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितनी होगी? पहली ड्रॉइंग के बाद बचेंगे पूरे 12 महीने, फिर आखिरी ड्रॉइंग होगी लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग में, मतलब बचेगा 3 महीना अपॉन 2, 12 और 3 15, 15/2 7.5, 7.5 लगेगा एपी। ठीक, तो भाई साहब जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा रेट। मतलब मैं सॉल्व करके ही बता देता हूँ, वरना तो मुझे आलसी समझोगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, उसके बाद 12 का इंटू अगर आप वहां कर देते हैं तो 15 12 हो जाता है आपका 180 में आप लगा दो 2 जीरो और, मतलब 18,000 बराबर 200 इंटू रेट इंटू 7.5। तो आप इसको भी काट सकते हो, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 90 आपका ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको रेट निकालना है तो आप 90 में से क्या डिवाइड कर दोगे? 7.5। ये जो 7 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, और ऐसे करके आपका जो रेट होगा वो आ जाएगा 90 अपॉन 7.5, विच विल बी, मैं कैलकुलेट कर लूं, जो कि आपका होना चाहिए 90 डिवाइडेड बाय 7.5, 12%। ठीक, तो 12% आपका इसमें होगा आंसर। देखें है, हाँ, तो डी इज द
करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं एंड 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन के समय क्रेडिटर कितने के थे? 70,000 रुपए के थे। कैपिटल थी कितने की? 120 की। और कैश बैलेंस था 10,000 रुपए का। अदर एसेट्स रियलाइज 1.5 लाख। देखो भैया ये क्वेश्चन बड़ा चूतिया समझ रहा था, पर नहीं है हम चूतिया। क्यों नहीं है? आपको एक बात बताओ, सबसे पहले जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, आप पूछा है कि गेन या लॉस या प्रॉफिट कितना होगा रिवल में, तो एक बात ध्यान रखना, जो रिवल बनता है ना, सबसे पहले उसमें एसेट ट्रांसफर की जाती है, लाइबिलिटी ट्रांसफर की जाती है। लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर दूंगा, पता है मुझे 70,000 की लाइबिलिटी, पर यहां पर एसेट कितने की वो तो पता करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एक रफ बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कैसी? कि भैया 70,000 का पहले से था हमारे पास कैपिटल, ओ क्रेडिटर 1,20,000 रुपए के क्या थे? कैपिटल थी। क्रेडिटर थे 70 के, 1,20 का था कैपिटल, और कैश बैलेंस था 10,000। तो अगर आप इसका बैलेंसिंग फिगर देखोगे तो पता चल जाएगा कि बाकी की जो एसेट थी वो कितने की थी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाकी की जो एसेट होगी वो कितने की होगी? 1,80,000 की बैलेंसिंग फिगर आया ये। मतलब 1,80,000 की एसेट भी आप क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे। ठीक, तो मैंने लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर लिया इस तरफ, एसेट को ट्रांसफर कर लिया इस तरफ। क्या बोल रहा है कि एसेट कितने में रियलाइज हुई? 1.5 लाख में। तो 1.5 लाख में यहां लिख देता हूं। ध्यान रखो, लाइबिलिटी जब रियलाइज से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं होती तो ये माना जाता है कि लाइबिलिटी उसी वैल्यू पे रियलाइज हुई है। तो मैंने 70,000 रुपए यहां लिख दिया, और अब मैं निकालूंगा प्रॉफिट या लॉस। तो यहां का टोटल आ रहा है कितना? 2.5 लाख। यहां का आ रहा है 220, मतलब लॉस हो रहा है ज्यादा। कितने रुपए का? 30,000 रुपए का। तो 30,000 रुपीज का होगा लॉस। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो 1 से 16 तक हमने कर लिए। ठीक, अब बढ़ते हैं पार्ट बी के। गिने तूने 3 क्वेश्चन बचे। आई नो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, बट होप इट हेल्प्स। मैं जल्दी जल्दी करने की सोच रहा था, बट एक्सप्लेनेशन देना भी तो जरूरी है, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं ऑन सर्टेन बेसिक एजम्पशन। मतलब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो ना, तो कुछ बेसिक एजम्पशंस को आपको फॉलो करना होता है। तो उन एजम्पशन को आप क्या बोलते हो? देखो यहां बात हो रही है एजम्पशंस की, तो कंपनीज एक्ट के प्रावधान कभी एजम्पशंस नहीं कहलाते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोलते हैं। ठीक है, और बात रही बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, ये तो अक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस हो गया। बात हो रही है एजम्पशन की, तो यहां पर आंसर होगा पोस्टुलेट्स। ठीक है, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एजम्पशन। मतलब वो एजम्पशन, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो एनसीईआरटी में जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको लिखा रहे मिलेगा कि पोस्टुलेट्स मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द सर्टेन बेसिक एजम्पशन, जिनको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन पोस्टुलेट इज द राइट आंसर। अब आता है अगला का सवाल, इसी का और वाला। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? देखते। क्विक रेशियो कैन बी मोर देन द करंट रेशियो। बहुत बढ़िया। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ध्यान से मेरी बात समझना। अगर ये करंट एसेट है 1 लाख, करंट लायबिलिटी भी है 1 लाख, तो मैं बोलूंगा रेशियो कितना है? 1 है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्विक एसेट अपॉन, जब तुम क्विक रेशियो निकालोगे तो क्विक रेशियो इक्वल टू होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मेरी 1 ही लाख है। क्विक एसेट हमेशा करंट एसेट से कम होती है, क्योंकि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को काउंट नहीं करते हो। तो सीधी सी बात है, जब करंट एसेट से कम होगी क्विक एसेट, मतलब यहां पर लगभग मान लो 80,000 होगी, तो रेशियो क्या घंटा ज्यादा आएगा? गलत बोल रहा है पहला वाला पॉइंट। क्या हो ही नहीं सकता क्विक रेशियो मोर। अगर मैं ऐसे भी निकालता हूं तो 0.8 आएगा, इसका हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि करंट एसेट हमेशा ज्यादा होती है क्विक एसेट से। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो गलत है। आगे वाला क्या बोल रहा है कि जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होता है तो ये बिजनेस के लिए अच्छी बात होती है, एक्सेप्ट when goods are purchased in small lots and sold quickly at low margin to realize cash। देखो बात ध्यान समझना, जो रेशो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये कहता है कि आपका सामान कितनी जल्दी बिक रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि आप जितना भी स्टॉक मेंटेन करते हैं उसका कितने गुना स्टॉक आपका साल भर में बिक जाता है। तो यार सीधी सी बात है, अगर मैं हर दिन 5 रुपए की पार्ले जी बिस्किट ला रहा हूं, लाया बिक गई, लाया बिक गई, लाया बिक गई, लाया बिक गई, तो मैं बोलूंगा एवरेज इन्वेंट्री तो 5 ही रुपए, क्योंकि पार्ले जी ही मेंटेन कर रहा हूं मैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, लेकिन जो सेल्स होगी वो कितनी होगी? हर दिन अगर 10 बिस्किट भी बिक रही हैं तो 3, 6, 5, 0 मतलब 3,650 बिस्किट गुड़े 5 कर दो, तो भाई ये तो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा वो तो आसमान छू जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पर जब आप
कम स्टॉक, कम लॉट में सामान खरीद रहे हो और कम मार्जिन कमा के फटाफट फटाफट बेच रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना तुम्हारे लिए। तुम तो बस अपना रेशो बढ़ा हुआ दिखा रहे हो। बिजनेस में तो घंटा तरक्की नहीं हो रही, 5 रुपए की पार्ले जी बेच रहे हो बस। जब अच्छा खासा स्टॉक भरा रहेगा, नॉर्मल तरीके से बिजनेस करोगे, तो ही यहां पर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो अगर हाई होता है तो बात अच्छी है। ये क्या चुतियापा कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हाई होना अच्छी बात है, पर जब तुम ये समझ पा रहे हो क्या कर रहे हो, ये मतलब अभी हाई कर रहे हो नहीं, ठीक है। तो ये जो है सही है, सही है, सही बोल रहा है ये पॉइंट, ठीक है। पहला वाला गलत बोल रहा था, दूसरा वाला सही बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज बी 100%। भाई ये तो सीधी सी बात है। ऑपरेटिंग रेशियो में अपन ऑपरेटिंग कॉस्ट देखते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट देखते हैं, दोनों को जब मिलाते हैं कॉस्ट और प्रॉफिट को, तो ऑब्वियस बात है रेवेन्यू निकलता है। तो इसलिए 100% होगा हमेशा जब आप ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर की ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बोला क्या है कि तुम्हें निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए तुम्हें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से डिवाइड करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को, या इंटरेस्ट जो भी आप पे करते हैं उसको। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, वो नेट प्रॉफिट जिसमें से टैक्स भी घट चुका हो और इंटरेस्ट भी घट चुका हो। लेकिन मेरे पास कौन सा गिवन है, आफ्टर वाला गिवन है। बात बहुत ध्यान से समझना, 40% टैक्स देने के बाद तुम्हारा नेट प्रॉफिट बचता है कितना, 12 लाख। जितना भी कमाया उसमें से 40% टैक्स दे दिया, तो बचा हुआ कितना, 60% बोलोगे। मतलब 12 लाख क्या है, 60% है। 60% है कितना, 12 लाख। मुझे चाहिए क्या, 100%। तो अगर मुझे 100% चाहिए हो तो मैं क्या बोलूंगा, कितना होगा, 20 लाख। आपको ऐसे निकालते नहीं बनता, वैसे दुगना किया मैंने, आपको नहीं बनता। एक्स मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 लाख आएगा। मतलब टैक्स देने से पहले की जो कमाई थी वो कितनी थी, 20 लाख रुपए थी। ठीक, अब ये तो निकल गई टैक्स देने से पहले की कमाई, लेकिन हमें क्या चाहिए, वो कमाई जो टैक्स देने के पहले की तो हो, साथ ही साथ इंटरेस्ट देने के पहले की भी हो। तो जो हमने इंटरेस्ट दिया होगा ड्यूरिंग द ईयर, वो भी वापस से ऐड करेंगे। तो 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर पर 10% इंटरेस्ट दिया, तो अब इसी बात है 10 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया, तो वो 10 लाख रुपए भी जोड़ दो। तो ऐसे करके तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आएगा, 30 लाख रुपए, जिसमें से तुम डिवाइड करोगे कितना, इंटरेस्ट कितना निकालना, 10 लाख। 30 लाख में से जब 10 लाख डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा कितना, 3। तो होगा 3 टाइम्स, बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं भाई सेकंड लास्ट की तरफ, विच इज अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 5 लाख रुपए का, ठीक, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 5 लाख रुपए का उस मशीनरी पर जो कि शायद चोरी हो गई थी, ठीक है। इसको आप कहां लिखोगे, तो सीधी सी बात है, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे टाइम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पर जाते हो, तो आप क्या करते हो, सारे लॉसेस को, मतलब लॉसेस मतलब वो चीजें जो कि आपने प्रॉफिट से दी होती हैं उनको ऐड करते हो, ठीक। जो आपको मिली होती हैं उनको आप माइनस करते हो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कुछ चीजें आ जाती है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम आ जाता है, रिफंड ऑफ टैक्स आ जाता है, तो ये आप क्या करते हो, माइनस करते हो। तो यहां पर आपको जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो बी होगा या तो डी होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब आगे देखते क्या बोल रहे हैं, सब्सट्रैक्ट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, यहां भी सही है। एंड एडेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑल्सो। देखो भैया, मशीन के कारण अगर तुम्हें क्लेम मिला है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली बात तो नहीं है, क्योंकि मशीन एक फिक्स्ड एसेट है जो कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो मैं तो नहीं कह सकता कि बी होगा, ठीक। तो सवाल आता है होगा क्या, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, डी। मतलब ये कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत माइनस तो करोगे ही करोगे, क्योंकि सीधी सी बात है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, तो माइनस तो करोगे। साथ ही साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप उन 5 लाख रुपए को ऐड करोगे, क्योंकि आपको 5 लाख रुपए का क्लेम मिला है, कैश का इनफ्लो हुआ है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका और वाले की तरफ। एक कंपनी है जिसने 20,000 9% डैमेज इश्यू की है 10% डिस्काउंट पर 100 रुपए का फेस वैल्यू है। ध्यान से समझो, 20,000 का डिवेंचर है,
₹100 फेस वैल्यू है, 10% का डिस्काउंट मतलब 90 रुपए पे इशू कर रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कितने का इशू किया, 18 लाख रुपए का। ठीक, पब्लिक से कितने रुपए मिले होंगे, 18 लाख रुपए मिले होंगे। आगे देखो क्या बोल रहा है, दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम एट 15% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 5 years, मतलब 5 साल बाद यही डिबेंचर जो होंगे वो 15% प्रीमियम पर वापस किए जाएंगे, मतलब एक और लॉस है तुम्हारा। तो बात ध्यान से समझना, 20 लाख रुपए के डिबेंचर जब आप 15% प्रीमियम पर वापस करोगे तो मतलब भविष्य में आप कितना और लॉस खाओगे, 3 लाख रुपए का लॉस और खाओगे। ठीक, अभी तो 2 लाख रुपए का लॉस खाया है, डिस्काउंट दिया वो वाला, ऊपर से भविष्य में जब एक्स्ट्रा पैसा दोगे वापस तो 3 लाख रुपए का लॉस तब होगा। आगे देखते क्या बोल रहा है, द बैलेंस इन एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज ऑन डेट ऑफ इशू वाज 3,70,000। हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल रिफ्लेक्ट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब भाई बात ध्यान से समझो, सबसे पहले तो यहां बात आ जाती है कि लॉस कितना होगा और पैसा कितना आएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिबेंचर से रिलेटेड 2 चीजें आती हैं, एक होता है लॉस कि लॉस कितना आप ऊपर ऐड करोगे, और दूसरी चीज होती है आपका कितना पैसा आया है डिबेंचर इशू करने से। तो सीधी सी बात तो यह है कि 18 लाख रुपए आए हैं, तो या तो मैं सी बोलूंगा ऑप्शन, या तो मैं बी बोलूंगा, क्योंकि 20 लाख रुपए तो आ नहीं सकते, जब आपने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए हो तो 18 लाख रुपए आएंगे। ठीक, तो बी होगा या तो सी होगा। अब बात करते हैं कि आगे क्या बोल रहा है, एडेड 5 लाख अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज लॉस और एडेड 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज लॉस। बात ध्यान से समझना, तुम्हारा लॉस कितने का है वो पता करो। 2 लाख रुपए का लॉस डिस्काउंट का था, 3 लाख रुपए का लॉस रिडेम्पशन के टाइम का था, ऐसे करके 5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। 5 लाख रुपए की लॉस तो है, पर आपका बैलेंस भी तो है 3,70,000 का, तो आप 5 लाख रुपए के लॉस को 3,70,000 के एसपीआर से रिकवर कर लोगे, रिमेनिंग जो 130 होगा वो आपका लॉस में जाएगा। ठीक, तो आप जो लॉस ऐड करोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उस टाइम पर आप 1,30,000 जो होगा वो ऐड करोगे, क्योंकि आपका लॉस जो था वो 5 लाख का था, पर 370 आपने अपने एसपीआर से रिकवर कर लिया, तो लॉस तो आपने सिर्फ 130 का ही खाया ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, जो कि कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आप ये फाइंड आउट करके बताओ कि कितनी कैश का इनफ्लो हुआ ऑफिस इक्विपमेंट को सेल करने से, बेचने से। तो इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उससे से तो पता चलता है कि कितना परचेज किया है, कितना सेल किया। तो सीधी सी बात है, ऑफिस इक्विपमेंट एक एसेट होता है, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, जो भी बढ़ेगा डेबिट साइड पर लिखेंगे, जो भी घटेगा क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपका इक्विपमेंट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कहां पर होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका होगा 3 लाख रुपए का डेबिट साइड पर, वहीं कैरेट डाउन कहां पर होगा, क्रेडिट साइड पर 2 लाख रुपए का। ठीक, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। डेप्रिसिएशन लगा, मशीन घटी है, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करना होता है, तो यहाँ पर होता है डेप्रिसिएशन लग गया 40,000 रुपए का। एक मशीन भी खरीदी है मैंने, 30,000 रुपए की मशीन खरीदे होगे, तो ऑब्वियसली बात है एसेट इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, तो यहाँ पर मैं 30,000 रुपए डेबिट साइड लिख दूंगा। ठीक, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू बैंक, मैंने मशीन को क्या किया, परचेज किया। आगे एक मशीन बेची जिस पर कितना कमाया, 12,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ध्यान रखो, जब भी कोई मशीन बेचते हो उससे जो प्रॉफिट होता है वो तुम कहां लिखते हो, डेबिट साइड पर, किस नाम से, गेन ऑन मशीनरी। तो बेसिकली क्या होगा, 12,000 का प्रॉफिट तो हो गया। अब आप बैलेंसिंग फिगर देखोगे, जिस तरफ का बैलेंस निकलेगा, अगर डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो आप बोलोगे क्या कि परचेज किया, उधर पर आ रहा है तो आप बोलोगे क्या, सेल्स किया। तो यहां पर बेसिकली इधर का टोटल कितना आ रहा है, 3,42,000, यहां का आ रहा है 2,40,000। इसका मतलब 1,02,000 का जो डिफरेंस है क्रेडिट साइड पर आ रहा है, मतलब घट रहा है, मशीन बिकी होगी 1,02,000 रुपए की, तो यहां पर आप लिखोगे बाय बैंक, इसको लिखोगे सेल ऑफ मशीनरी। तो 1,02,000 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये था आखिरी एमसीक्यू। होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने हर एक एमसीक्यू को डिटेल्ड तरीके से विद कैलकुलेशंस समझा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस का पीडीएफ चाहिए होगा एक्सप्लेनेशन वाला, तो इसका पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स कैबिन पर सेंड कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हुए, नीचे डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट कैबिन।